ओके, सो होप एवरीथिंग इज विजिबल। सब कुछ दिख रहा है। एक सेकेंड। ओके, सो एवरीथिंग इज विजिबल। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये वाला सेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है मशीन लर्निंग का, क्योंकि इसी में अब सब हम लोग वो जो एल्गोरिथम्स है वो समझेंगे। तो इज माई स्क्रीन इज विजिबल? सबको दिख रहा है और इसमें अब इंटरेक्ट करना, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। इसमें हम लोग मशीन लर्निंग के बारे में अभी समझेंगे पूरा, अभी काम कैसे करता है। कल हम लोग यूज केसेस देखे थे और मशीन लर्निंग के बारे में थोड़ा सुने थे, ठीक है। और अभी हम लोग पूरा स्टार्ट करेंगे। कल तक हम लोगों का हुआ था टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट। तो हम लोग कल यहाँ तक खत्म किए थे, ठीक है। सुपरवाइज में रिग्रेशन थोड़ा समझा के खत्म किए थे कि व्हाट इज रिग्रेशन, और इसका दूसरा जो होता है क्लासिफिकेशन। और यहाँ पर अनसुपरवाइज लर्निंग का होता है क्लस्टरिंग और एसोसिएशन। आज ये पूरा रोड मैप जो है मशीन लर्निंग का समझेंगे हम लोग कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। जो कोई आ नहीं पाया वो लोग रिकॉर्डिंग मिल जाएगा उन लोगों को, कोई बात नहीं है। लेकिन लाइव क्लास में आपको वो डाउट सॉल्विंग अच्छा होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। रिग्रेशन फिर से मैंने बोला था, दिखाऊंगा एक बार। सो रिग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले रिग्रेशन में लीनियर रिग्रेशन मैंने कल बताया था, इसको एक बार ध्यान से समझ लेना, लीनियर रिग्रेशन को, ठीक है। आज तो इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज पूरा मशीन लर्निंग कैसे काम करता है ये फंडा आपको समझ में आएगा। ओके, सो अगर आप चाहो तो इसको नोट ले सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कि एआई में अगर आप फ्यूचर में कभी कोई काम करते हो तो ये चीज़ तो आपको जानना ही है, बेसिक चीज़, ठीक है। तो ये रहा। ओके, तो मैंने कल क्या बताया था? सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। इन दिस फील्ड हमने दो फील्ड डिफाइन किया था, वो है रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। अभी आपको समझना है रिग्रेशन क्लासिफिकेशन में आप लोगों के ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू में पूछता है, एक प्रॉब्लम देगा, देख के बोलेगा रिग्रेशन प्रॉब्लम है या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो मैं फिर से इसको समझा रहा हूँ। किसी को कोई भी डाउट है तो वो आप माइक को अनम्यूट करके बात कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई डरने वाला बात नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होता है? दिस इज एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम का मतलब किसको नहीं पता? एल्गोरिथम मतलब एक नियम, एक प्रोसीड्योर, एक कोडिंग, एल्गोरिथम, ठीक है, एक प्रोसेस। अब आप अगर अंडा फ्राई करोगे तो अंडा का भी एल्गोरिथम क्या हुआ? पहले अंडा लो, अंडा को अगर धोना है तो धो, उसके बाद अंडा को फोड़ो, उसके बाद पैन लो, पैन में तेल डालो, उसके बाद अंडा को उसमें डालो, ठीक है। मतलब फायर भी जलाना था, ठीक है। उसके बाद अंडा फ्राई होगा, उसके बाद उठा दो। दैट इज द एल्गोरिथम, the process to make anda fry. Okay, so this is the algorithm. Supervised machine learning is the algorithm of machine learning जहां पर हम लोग कंप्यूटर को या फिर मॉडल को ट्रेन करते हैं विथ इनपुट डेटा एंड विथ आउटपुट डेटा, ठीक है। विथ इनपुट डेटा एंड आउटपुट डेटा ट्रेन करने के बाद ये अपने आप से प्रोग्राम डिराइव करता है। उसके बाद कल को मैं इसमें नया इनपुट दूंगा तो ये अभी पूरा समझेंगे कैसे काम करता है, तो ये मुझे आउटपुट देगा। दिस इज सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग।
इतना तक किसी को कोई डाउट है? आज पूछ लो, ठीक है। एल्गोरिथम सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग इज एल्गोरिथम ऑफ मशीन लर्निंग जो कम जिसमें हम कंप्यूटर को इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा से ट्रेन करते हैं। इनपुट डेटा आउटपुट डेटा मतलब कुछ चीज अगर आप करोगे तो उसका क्या आउटपुट चाहते हो वो दोनों चीज आप इसमें डाल दोगे और ये प्रोग्राम खुद से समझेगा, कंप्यूटर खुद से समझेगा कि बीच में चल क्या रहा है। जैसे मैंने बोला था 2 3 मैंने इनपुट दिया और उसके बाद आउटपुट में मैं डाला 5, तो कंप्यूटर खुद से डिराइव करेगा 2 और 3 के बीच में क्या हो रहा है ताकि आउटपुट 5 आ रहा है। उसके बाद कंप्यूटर को मिलेगा कि ये एडिशन कर रहा है। उसके बाद कल को आप नया इनपुट दोगे तो वो मुझको क्या देगा? नया आउटपुट देगा। हो गया इतना क्लियर? अभी आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, अगर मैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग को बोला एनिमल, तो दिस इज अ कैटेगरी एनिमल। एनिमल काफी तरह के हो सकते हैं, टाइगर, लायन। तो मैं सोचा इस सिनेरियो में 2 एनिमल है। एनिमल क्या है? एक है लायन, एक है टाइगर। तो अगर ये हुआ तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंडर क्या आता है? रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। आज दोनों बाजू में रख के कंपेयर करेंगे क्या होता है। सो सबसे पहले हम क्या बोले थे? दिस इज व्हाट वी हैव, रिग्रेशन इज द रिग्रेशन। और दूसरा मेरे पास हो गया क्या? क्लासिफिकेशन। ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। अरे ये ओके। सो रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन अभी कंपेयर करते क्या होता है। तो ये भी तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंडर है। आप हर एनिमल को टाइगर नहीं बोल सकते, लेकिन हर टाइगर को एनिमल बोल सकते हो। सो क्या पता चला आपको? रिग्रेशन मतलब ऑल सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग इज नॉट रिग्रेशन, या फिर और सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग इज नॉट क्लासिफिकेशन, बट ऑल रिग्रेशन प्रॉब्लम इज अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग प्रॉब्लम और ऑल क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम इज अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग प्रॉब्लम। ओके, तो इसमें चेंज क्या था? कल बोला था तो क्या याद था किसी को? तो बोलो। दिस इज ऑल्सो एल्गोरिथम, दिस इज ऑल्सो एल्गोरिथम ऑफ मशीन लर्निंग, जहां पर हम वही इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा, इनपुट और आउटपुट डेटा से कंप्यूटर को ट्रेन करते हैं और ये अपने आप से क्या बनाता है? प्रोग्राम बनाता है। जो कल को मैं इसमें इनपुट डाला, ये मुझे क्या देगा? आउटपुट देगा। मैं लास्ट में आपको बता भी दूंगा कि एक्चुअली काम कैसे होता है ये सब चीज में। तो भाई ये तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग हो गया था, लेकिन मैं क्या बोला था? रिग्रेशन में क्या चीज अलग है? रिग्रेशन में आउटपुट शुड बी न्यूमेरिकल। यस, आउटपुट इज न्यूमेरिकल। कोई इशू, आउटपुट न्यूमेरिकल। इनपुट आप कुछ भी दो, आउटपुट न्यूमेरिकल होना चाहिए। दिस इज द फंडा। क्लासिफिकेशन में क्या था? दिस इज एन एल्गोरिथम ऑफ मशीन लर्निंग जो कि इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा से प्रोग्राम बनाता है। ट्रेन करके क्या बनाता है? प्रोग्राम बनाता है। यहां पर आप नया इनपुट दोगे, उसके बाद सेम चीज, क्योंकि दोनों सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है, ये याद रखना आपको, ठीक है। तो ये आपको क्या देगा? आउटपुट देगा। ओके, लेकिन इसमें क्या फंडा था क्लासिफिकेशन में? बताओ। आउटपुट कैटेगरी होगा। यस, आउटपुट कैटेगोरिकल होगा। ठीक है, इतना तक समझ में आया? अब बता के समझाता हूं। रिग्रेशन तो वही एल्गोरिथम है
मशीन लर्निंग का, जिसमें हम इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा से कंप्यूटर को ट्रेन करते हैं। 2 5 2 3 5 2 5 7, कल को दिया 9 2, वो बोलेगा 11। समझ में आ रहा है प्रोग्राम कैसे बिल्ड कर रहा है? क्लासिफिकेशन में क्या होता है? रैंक 2000 नौकरी मिलेगा, रैंक 4000 नौकरी नहीं मिलेगा। कल को मैं दे दिया इसको रैंक 1000, ये मुझे क्या देगा? नौकरी मिलेगा। यस और नो, कैटेगोरिकल चल रहा है। अब जो मैं बात किया था, ये हो गया रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। रिग्रेशन क्लासिफिकेशन, ठीक है? किसी को समझ में नहीं आया तो वो पूछ लो, मैं समझा दूंगा फिर से। ठीक है, दिस इज रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। अब रिग्रेशन का एग्जाम्पल एक लेते हैं, ये समझना। अब यहां पर थोड़ा गड़बड़ मत कर देना, ठीक है? मैं जो बता रहा हूं वो थोड़ा देखना। रिग्रेशन का एक एग्जाम्पल होता है, दैट इज, मैं जो आज लूंगा, दैट इज लीनियर रिग्रेशन। और क्लासिफिकेशन का एक एग्जाम्पल होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब इसके, देखो रिग्रेशन है, ठीक है? रिग्रेशन है। अब देखो, मैं सोचा अगर मैं आपको बोल दिया कि टाइगर है, लेकिन टाइगर कौन से एरिया का है? साउथ अफ्रीका, ठीक है? वेस्ट बंगाल का, वो बोलो ना आपका, क्या जगह का नाम है, सुंदरबन, ठीक है? कहाँ का टाइगर है? सो दैट इज रिग्रेशन के अंडर में, रिग्रेशन का एक टाइप है लीनियर रिग्रेशन। मतलब ये एक एग्जांपल है, दिस इज एन एल्गोरिथम। लीनियर रिग्रेशन इज एन एल्गोरिथम। रिग्रेशन हो गया टाइप। अब टाइगर में अगर बोला तो हर टाइगर सेम नहीं है, टाइगर के अंदर भी कैटेगरी आता है, टाइप आता है। टाइगर के अंदर मतलब, या फिर रिग्रेशन के अंदर, ये है लीनियर रिग्रेशन। दिस इज द एल्गोरिथम, ठीक है? दिस इज द एल्गोरिथम। तो सबसे पहले अगर आप सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग से कंपेयर करेंगे, तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग को अगर मैं बोला लिविंग बीइंग, अब उसके बाद मैं बोला रिग्रेशन को या फिर क्लासिफिकेशन को मैं बोला ह्यूमंस। तो रिग्रेशन अगर ह्यूमन हुआ तो हर ह्यूमन तो सेम नहीं है। लीनियर रिग्रेशन हो गया किसी का नाम, कोई पर्टिकुलर ह्यूमन, ठीक है? सो लीनियर रिग्रेशन इसका एक एल्गोरिथम का एग्जांपल है। और क्लासिफिकेशन का एक है, इसमें आप घबरा मत जाना, मतलब इसमें आप मतलब कंफ्यूज मत हो जाना। इसका एल्गोरिथम का एग्जांपल है लॉजिस्टिक। ये हम देखेंगे नहीं आज, हम क्लासिफिकेशन का एक दूसरा देखेंगे, लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन बताएंगे। तो इसका है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो आपको ये लगेगा भाई रिग्रेशन में लीनियर रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन में भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब देखो, ये नेमिंग का प्रॉब्लम है। अब जो लोग साइंटिस्ट है, जो लोग डिस्कवर किया है, अब नेमिंग तो उन लोगों के ऊपर है ना पूरा, वो लोग कुछ भी नाम रख सकते हैं, हाथी घोड़ा रख सकता है। तो क्लासिफिकेशन का जो एल्गोरिथम है उसका नाम ये लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन रखा है। रिग्रेशन है इसलिए आप मतलब कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई ये रिग्रेशन है, क्लासिफिकेशन में भी रिग्रेशन है, तो कंफ्यूज, ठीक है? ऐसा नहीं होना है। क्लासिफिकेशन का जो एल्गोरिथम है इसका नाम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लेकिन रिग्रेशन कुछ है नहीं, बस उसका नाम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। समझ में आ रहा है? ये बस नाम है। तो अभी हम लोग जो करेंगे वो है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन समझना अच्छा से। ओके, अब समझो, मैं एक सिनेरियो दे रहा हूं आपको, और सिनेरियो, ये सिनेरियो मैं आपको दे रहा हूं। ये कंडीशन मैं आपको दे रहा हूं,
यू आर द सीईओ ऑफ ए कंपनी। सोचो आपका कोई स्टार्टअप है और आप उसको लेके आगे बढ़ रहे थे और आपको इन्वेस्टर्स मिल गया, कंपनी के लिए इन्वेस्टर्स मिल गया, ठीक है, और आपको आपका कंपनी का फंडिंग हो गया। अब आपको कंपनी को आगे बढ़ाना है और आपको कंपनी के लिए इंजीनियर हायर करना है, लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं है कि एक इंजीनियर का सैलरी कितना होना चाहिए, एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी क्या होना चाहिए, आपको ये नहीं पता। आप क्या करोगे, थोड़ा बताओ मुझे, इस सिनेरियो में आप क्या करोगे? आप सीईओ हो कंपनी का और आपको इंजीनियर हायर करना है, लेकिन आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि कितना सैलरी होना चाहिए। आप क्या करोगे इस सिचुएशन में? आप क्या करोगे? और आपको किसी का हेल्प नहीं लेना है, ये बात है। आप तो चाहो तो किसी और एचआर को बुला सकते हो, लेकिन आपको वो नहीं करना है। ये सिचुएशन आपको सॉल्व करना है। अगर आप ही एचआर हो तो आप क्या करोगे? बताओ, कोई भी अनम्यूट करो, बताओ सिचुएशन का सलूशन क्या दोगे आप? बस अगर आप इंटरव्यू के लिए गए, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इंटरव्यू के लिए गए और आपको सीईओ मतलब जो एचआर है कंपनी का, आप लोगों का आप लोग जब भी प्लेसमेंट में बैठेंगे, उसके बाद आप लोगों का कोई जो एचआर है आके आपके सामने ये सिनेरियो फेंक देता है कि भाई बताओ ये सिनेरियो में आप क्या करोगे? हम आपको नौकरी देंगे, आप कंपनी में आओगे हमारा, धीरे धीरे आपका पोस्ट बढ़ेगा, कभी आप एचआर भी बन जाओगे, और आपके सामने ये सिनेरियो आया कि आपके पास आइडिया नहीं है, आप क्या करोगे? ये क्वेश्चन सोचो, मैं एचआर हूं, मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं, आप आंसर दो, आप क्या बोलोगे? कोई भी एक मुझे आंसर दो, कुछ भी बोलो, मतलब अनम्यूट करो, कुछ भी बोलो। कोई कुछ टाइप कर रहे हो? एक सेकंड में चेक कर रहा हूँ। एक्सेप्टेड सैलरी, क्या बोलना चाहते हो तुम? मतलब एक बार बोलो, तुम अनम्यूट करके बोल सकते हो। मणिकांथा नायक, एक्सेप्टेड सैलरी, क्या बोलना चाहते हो तुम? मतलब क्या सैलरी दे देना चाहिए? थोड़ा एक्सप्लेन करो मुझे। मैं बोला आपके पास कोई आइडिया ही नहीं है सैलरी के लिए, अब क्या दोगे? आपको आपको सैलरी देना है, आप बैठ के आप सीईओ बन गए हो और आपको हायर करना है, या फिर आप एचआर बन गए हो, ठीक है, आपको हायर करना है इंजीनियर को। इंजीनियर आपके सामने बैठा हुआ है, आपको इंटरव्यू दे दिया कि भाई ये ठीक, आपको इंजीनियर पसंद आया, लेकिन अब इंजीनियर आके आपको बोल रहा है मुझे हर महीना 5 लाख रुपया चाहिए, आप दे दोगे? आपको तो एक आइडिया होना चाहिए, आपके पास आइडिया नहीं, आप क्या करोगे इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो? या अगर आप प्लेसमेंट में जाओगे, आपको कोई भी एचआर पूछ सकता है ये ऐसा क्वेश्चन। दिस आर ऑल प्लेसमेंट रिलेटेड। अब लोग आज अगर पढ़ रहे हो मशीन लर्निंग, तो कल को मशीन लर्निंग साइंटिस्ट बन जाओगे, उसके बाद कल आपको कंपनी में नौकरी लगेगा, ठीक है। इंटरव्यू जब मतलब अब तो अपना क्वालिफिकेशन दिखा दोगे, क्लियर कर दो कि मेरा ये कोर्सेज किया हुआ है, ये ट्रेनिंग किया हुआ है। अब उसके बाद आपको एक जनरल नॉलेज का ये क्वेश्चन पूछ देगा, आप क्या करोगे? तो अगर कोई बोल नहीं सकते, मैं बता रहा हूँ क्या होगा इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। आप क्या करोगे? आपके पास कोई मतलब आपको किसी का हेल्प नहीं लेना है, आप क्या करोगे? दूसरा जो कंपनीज है और ये पर्टिकुलर फील्ड के लिए एक डेटा शीट निकालोगे, अ डेटा शीट विथ एक्सपीरियंस एंड सैलरी, और आप इंटरनेट से बोलो या फिर दूसरी कंपनी से बोलो, डेटा कलेक्ट करोगे। सोचो 1 ईयर एक्सपीरियंस का 25,000 मिलता है, 2 ईयर एक्सपीरियंस का कितना 35 मिलता है, 32 कर देते हैं। 3 ईयर एक्सपीरियंस का 39K कर देते हैं। 4 ईयर एक्सपीरियंस का 44K कर देते हैं। 5 ईयर एक्सपीरियंस का, मैं ये डेटा बना रहा हूँ, आपको सोचो ये डेटा मिल रहा है बाहर से। 5 ईयर एक्सपीरियंस का आपको मिल रहा है कितना, कितना होगा, यही कहीं 47 के आसपास। और उसके बाद आपका आ गया 6 ईयर का, ये आपका हाईएस्ट रेंज में चला गया, इसमें आपका मिलेगा शायद 55। ओके, आप क्या किए, आप दूसरा कंपनीज या फिर इंटरनेट से डेटा कलेक्ट किए, कलेक्ट करके आपको ये डेटा मिला, एक्सपीरियंस वर्सेस सैलरी, इतना एक्सपीरियंस होगा तो भाई इतना सैलरी देते हैं हम लोग। अब लीनियर रिग्रेशन को समझने का सबसे आसान तरीका ये है। अभी आप समझोगे लीनियर रिग्रेशन।
तो मेरे पास ये डेटा है, दिस इज माई डेटा। लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, आप एक ग्राफ प्लॉट करते हो, आप एक ग्राफ प्लॉट करते हो। वो ग्राफ में आप ये प्लॉट किए चलो कि क्या वर्सेस क्या करूं मैं, एक्सपीरियंस। ओके ओके, मैं ये करता हूं, यहां पर चला गया एक्सपीरियंस और यहां पर चला गया सैलरी। सैलरी में मैं क्या कर रहा हूं, 25K, उसके बाद आ गया मेरा 35K, उसके बाद 45K, उसके बाद 55K। ओके, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4, 5, 6। आप क्या किए, ये ग्राफ ड्रॉ कर दिए। अब आप एक लॉजिकली चीज को समझना इसको कि 1 ईयर का 5K, 25K, एक पॉइंट, 32 कहीं यहां पर आ रहा है, उसके बाद 39 वो आपका थर्ड एक्सपीरियंस में कहीं यहाँ पर आ रहा है, उसके बाद आपका हो रहा है सोचो 44K, ये आपका कहीं यहाँ पर आ रहा है, उसके बाद आपका चला गया सीधा 47K, ये आपका कहीं यहाँ पर आ रहा है, फिर आपका चला गया 55K, ये आपका यहाँ पर आ रहा है। तो आप क्या किए, एक ग्राफ में ऐसे पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए और उसके बाद आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी इसके ऊपर, ये थोड़ा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब अगर आप लोग थोड़ा मैथ्स किए होंगे अच्छा से, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, ये कोई लाइन का इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो अगर आप ये पॉइंट से इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हो, ये लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हो, तो आपका एक इक्वेशन मिल गया। अब कल को अगर आप 8 ईयर एक्सपीरियंस का, 8 ईयर्स एक्सपीरियंस का बंदा हो, किसी आपको सैलरी चाहिए, मतलब सोचो आपके कंपनी में कोई 8 ईयर्स का बंदा आ रहा है, मतलब 8 ईयर्स एक्सपीरियंस का, आप क्या करोगे, उसको लेके इक्वेशन में लगाओगे और आपका सैलरी मिल जाएगा। क्लियर? ये एक आसान सॉल्यूशन है कि नहीं? समझ में आ रहा आपको कि एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूं? ये लाइन बना लिया मैंने, ये पॉइंट्स देख के प्लॉट करके ये ग्राफ बना लिया और इसके बाद मैंने एक इक्वेशन ड्रॉ कर लिया। अब भाई ये अप्रोक्सीमेट तो इधर उधर जाएगा ना, पॉइंट्स कभी किसका 44, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 40, 30, 25 के बाद 32, थोड़ा अनइवन है। अब ये एक अप्रोक्सीमेट आपका मतलब ये आपका ये लाइन जो है ये सब पॉइंट के ऊपर से नहीं जाएगा, क्योंकि एक 25 है, दूसरा 32 है, उसके बाद तीसरा 39 है, तो पॉइंट के मतलब आसपास से जाएगा ये लाइन। तो ये क्या है, दिस लाइन इज नॉट परफेक्ट, दिस लाइन इज नॉट परफेक्ट, बट दिस लाइन इज नेक्स्ट टू परफेक्ट। मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे ये मानते हो कि नहीं मानते हो? दिस लाइन इज नॉट परफेक्ट, लेकिन दिस लाइन इज नेक्स्ट टू परफेक्ट। ये बोल सकते हो कि इसके बाद जो आएगा वो परफेक्ट लाइन है। तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली प्रिसाइजली वो वैल्यू दे देगा आपको कि आपका सैलरी कितना होना चाहिए। अगर आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि एक सेकेंड, मैं आपको ये भी दिखा रहा हूं, ठीक है। कल को आपको लगा कि मेरे पास जो इतना डेटा है, मैं क्यों ये लाइन ड्रॉ करूं सिर्फ इसके ऊपर से, जो कि सब में परफेक्टली नहीं जाएगा। मैं क्या कर सकता हूं, एक ऐसे कर्व ड्रॉ कर ले। अरे मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं
ये कर्व कोई कोई भी मतलब देखो, कर्व तो कैसा भी हो सकता है ना। आप ऐसा भी कर्व करोगे इसका एक इक्वेशन रहेगा, ऐसा भी कर्व करोगे इसका एक इक्वेशन रहेगा, या फिर ऐसा भी कर्व करोगे एक इक्वेशन रहेगा। ये थोड़ा गलती वाला कर्व हो गया। ऐसा ऐसा करोगे, ऐसा ही करोगे, फिर एक इक्वेशन रहेगा, ठीक है। या फिर ऐसा 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 फिर स्ट्रेट लाइन, ये भी तो एक कर्व है, इसका भी तो एक इक्वेशन है। तो कर्व आपका कैसे, आप ऐसा नहीं सोचिए कि कर्व सिर्फ ऐसा ही होता है, इवन होता है, कर्व अनइवन कर्व भी होता है। मतलब कर्व हमेशा एक सीक्वेंस मेंटेन करके चलेगा, ऐसा नहीं होता हमेशा। कर्व ऐसा भी हो सकता है, ऐसा फिर भी ऐसा, ऐसा भी कर्व हो सकता है। दिस इज ऑल्सो ए कर्व एंड दिस ऑल्सो हैव अ इक्वेशन। तो आप ये भी कर सकते हो। आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का क्या जरूरत, आप तो ये भी कर सकते हो फिर ऐसे करके एक कर्व जो कि सब पॉइंट से पास करता है, ऐसा एक कर्व भी बना सकते हो आप। तो आप ये क्यों नहीं किए, आप तो ये भी कर सकते हो कि भाई मैं कर्व बना लिया, अब ये हर पॉइंट से गुजरता है। सोचो, अब मेरा पॉइंट भी गलत होगा शायद, ठीक है। सोचो एक ऐसा कोई कर्व बन गया जो कि हर पॉइंट के ऊपर से गुजरता है, तब तो ये परफेक्ट हुआ, फिर मैंने कर्व क्यों नहीं लिया। किसी के पास इसका आंसर है, किसी के पास, कोई भी गेस करो, कुछ भी गेस करो, डरने वाला कोई बात नहीं है, तुमको हम कोई खा नहीं जाएगा। अगर थोड़ा सा भी कोई गेस करते हो तो तुम बोल सकते हो कि ये इसका आंसर होगा, मतलब ये ऐसा हो सकता है, कोई रीजन है, बताओ। अगर कोई मतलब किसी के पास कोई भी आंसर होगा तो आप एक्चुअली जितना बात करते हो उतना ज़्यादा सीखते हो, ठीक है। तो अब थोड़ा मुझे ये आइडिया दो कि कर्व क्यों नहीं हो सकता। मैं तो लाइन ड्रॉ किया था, मैं अगर कर्व करता तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, ये तो और अच्छा हुआ ऊपर से, क्योंकि ये हर पॉइंट से गुजरता है। कल को मुझे कर्व का इक्वेशन मिल जाएगा और मैं इक्वेशन में वैल्यू नया डालूंगा और मुझे नया वैल्यू मिलेगा। कर्व हम लोग क्यों नहीं किए, क्योंकि सब चीजें इवनली चलता है। अब मैं अगर आपको ये बताऊं, ये देखो, सॉरी मैं ये, हाँ, ये अगर कर्व है, कल को मैं अगर 1 ईयर एक्सपीरियंस के जगह में डाल दिया 0 ईयर, जीरो यहां पर देखो, 0 पॉइंट में कर्व यहां पर निकल गया, मतलब ये क्या, ये नेगेटिव में चला गया। नेगेटिव नहीं है, दिस इज पॉजिटिव, देन दिस पार्ट इज नेगेटिव। देखो ये पॉइंट नेगेटिव में चला गया, तो इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब क्या खड़ा हुआ कि मैं फ्रेशर हूं। 0 ईयर एक्सपीरियंस मतलब क्या, फ्रेशर। तो ऐसा होता है क्या, फ्रेशर काम भी करेगा, ऊपर से फ्रेशर पैसा भी देगा कंपनी को, ऐसा कभी सुने हो। इसका मतलब तो ये हो गया कि फ्रेशर काम भी कर रहा है कंपनी में, उसके ऊपर से फ्रेशर पैसा भी दे रहा है कंपनी को। ऐसा नहीं होता है, देर इज ए फिक्स्ड अमाउंट जो कि फ्रेशर को मिलता है। सो दैट्स वाई वी ड्रॉ ए लाइन, दैट्स वाई वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, ओके, दैट्स वाई वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन जो कि सबके अप्रोक्सीमेटली पास करते हैं, सबसे एकदम नियरेस्ट लाइन। और ये देखो फिर 0 ईयर एक्सपीरियंस का यहाँ पर जो गैप दिख रहा है, ये गैप सी हुआ, y इजगल टू mx प्लस सी में ये गैप सी हुआ, क्योंकि 0 ईयर एक्सपीरियंस में भी आपको एक लिमिटेड सैलरी मिलेगा। 0 ईयर के एक्सपीरियंस में, अब मैं एक्चुअली सॉरी मैं ग्राफ थोड़ा उल्टा बना दिया, ये एक्चुअली सैलरी वर्सेस एक्सपीरियंस होता तो आपको अच्छा समझ में आता। आपको भी देख के लग रहा है ये, मैं ये ग्राफ थोड़ा उल्टा बना दिया, आपको इससे अच्छा ज़्यादा समझ में आता। मैं एक सेकेंड वो कर रहा हूँ, और मैं इसको सैलरी कर रहा हूँ और यहाँ पर कर रहा हूँ एक्सपीरियंस, ये आपको बेटर समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 हो गया, 25 25 35 45 एंड 55। तो यहाँ पर पॉइंट बना, इसका कितना था 32 यहाँ पर था, फिर उसके बाद 32 के बाद 39 फिर से यहाँ पर चला गया थर्ड में, फिर उसके बाद आपका चला गया 44 44 कहीं थोड़ा नीचे आ गया यहाँ पर, उसके बाद आपका चला गया 47, उसके बाद आपका आ गया 55, ये बन गया। अब अगर इसमें मेरा कार्व होता तो आपको तो पता ही है, कार्व होने से
अगर ऐसा कोई कार, एक्चुअली मेरा बोर्ड बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ये ऐसा कोई कर्व होता जो कि सब पॉइंट के ऊपर से गुजरता है, तो कल को मेरा अगर आप बोलो कि अगर सोचो ये कार इसके नीचे से चला जाता कोई, मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है, कोई ऐसा कर्व है, सोचो कर्व ऐसा बना, तो अगर जीरो बन ही सकता है ना, 0 ईयर एक्सपीरियंस में आपका सैलरी चला गया नेगेटिव, मतलब आप काम भी करोगे पैसा भी दोगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए कर्व नहीं बना के हम लोग क्या करते हैं, वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन जो कि सब पॉइंट के करीब करीब होता है। और यहां पर देखो, ये एक सी जो y इजिकल टू mx प्लस सी होता है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ये रहा उसका सी, मतलब आपका 0 ईयर एक्सपीरियंस भी रहेगा तो आपको एक लिमिटेड सैलरी मिल रहा है, उसके बाद से आप जितना काम करोगे उतना सैलरी बढ़ेगा। तो ये लाइन का इक्वेशन आपको एक अप्रोक्सीमेटली सैलरी का एग्जांपल दे देगा। कल को अगर मैं यहाँ पर डालूंगा, कल को मैं यहाँ पर डालूंगा 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस का, उसके बाद इक्वेशन से मेरा सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? ये दो इक्वेशन बना ना, सोचो ये एक पॉइंट है, मैं कल को निकाल सकता हूँ 7 ईयर एक्सपीरियंस का। कैसे निकालूंगा? पहले तो मैं 2 पॉइंट से y के जगह पर मैंने क्या किया, y के जगह पर सैलरी है तो 55 इजिकल टू m इंटू 6, x के जगह इंटू 6 प्लस c, ये रहा 2। और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, 5 को लेकर करते हैं, 47 इक्वल टू m इंटू 5 प्लस c। यहां से आपको ये दो इक्वेशन सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, m का और c का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे ही आपको m का और c का वैल्यू मिल गया, m का और c का वैल्यू मिल गया, तो आप y इजिकल टू mx प्लस c में आप x में एक्सपीरियंस डालोगे और c में आपको c का वैल्यू, m का वैल्यू आपके पास है और आपको y का वैल्यू यानी सैलरी मिल जाएगा। क्लियर है इतना तक? कैसे काम कर रहे हैं पूरा चीज, द सिस्टम कैसे काम कर रहे हैं, यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट है तो पूछो। समझ में आ रहा है? एंड दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस पर्टिकुलर मेथड, ये जो मैं अभी तक इतना देर से दिखाया, दिस पर्टिकुलर मेथड इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। पहले ही अगर मैं नाम बता देता आपको डर लग जाता कि भाई लीनियर इक्वेशन कहाँ, क्या सा टर्म है, इतना आसान चीज है। ये नॉर्मल लॉजिक का कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल लॉजिक। इतना होगा तो इसको मैनिपुलेट करके बढ़ा देते हैं, कितना होगा अप्रोक्सीमेट, सेम। दिस पर्टिकुलर थिंग इज लीनियर इक्वेशन। और देखो जैसे मैं बोला था, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कुछ भी जाए, एक्सपीरियंस भाड़ में जाए, सैलरी, सैलरी क्या डेटा है, सैलरी इज अ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। सो दिस इज व्हाट, ये कौन सा प्रॉब्लम हुआ, रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन? बोलो, दिस इज रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन? आउटपुट चाहिए मुझे, आउटपुट सैलरी था, सैलरी न्यूमेरिकल है, तो ये क्या हुआ, दिस प्रॉब्लम इज अ रिग्रेशन प्रॉब्लम। ओके, सो रिग्रेशन हुआ। रिग्रेशन होने के बाद अब आपको थोड़ा समझाता हूं लीनियर रिग्रेशन में कैसे काम होता है। अब ये तो मैं आपको मैनुअली बोला, आप मैनुअली ऐसा कर रहे हो, लेकिन ये जो लाइन है, ये लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो, ये कैसे ड्रॉ कर रहे हो? आपको कैसे पता कि लाइन ऐसे ड्रॉ होना चाहिए? आपको ये कैसे नहीं मालूम कि अगर ये जो मैं एक और लाइन बना रहा हूं, सोचो ये एक और लाइन मैंने बनाया, आपको क्या नहीं मालूम कि ये लाइन, दिस लाइन इज मोर परफेक्ट टू दिस लाइन, ये लाइन से ज्यादा बढ़िया लाइन ये है, ये आपको कैसे पता चलेगा? हाउ वुड यू नो? आप ये नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन यूज करते हैं, मशीन लर्निंग यहां पर एंट्री मारते हैं। क्या होता है मशीन लर्निंग में, हम लोग हर एक पॉइंट पहले प्लॉट कर लेते हैं, जितना डेटा है, जितना डेटा है। अब ये दो लाइन में मैंने 6 डेटा किया, काफी सारे डेटा है, काफी सारे। सब डेटा को मैंने क्या किया, मशीन लर्निंग मॉडल क्या करता है, एक ग्राफ में प्लॉट कर लेता है। उसके बाद
मशीन क्या करता है, अपने आप से अपने मन से कुछ भी एक लाइन ड्रॉ कर लिया, सोचो ये एक लाइन ड्रॉ कर लिया, मशीन अपने मन से एक लाइन ड्रॉ कर लिया। उसके बाद मशीन क्या किया, इस लाइन से जितना भी पॉइंट्स है उसका डिस्टेंस निकाला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इन मशीन लर्निंग इज कॉल्ड रेसिडुअल। This particular distance, shortest distance between point and a line, is called the residual. अब मशीन लर्निंग क्या करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सोचो आप और आपका कोई दोस्त, आप लोगों के पास चार चार बैंक का कार्ड्स है। यू ऑल हैव 4 डेबिट कार्ड्स ऑफ ए बैंक, ऑफ किसी भी बैंक का 4 डेबिट कार्ड है आपके पास। एक डेबिट कार्ड में, अब हर एक डेबिट कार्ड में अलग अलग अमाउंट रखा हुआ है, 700, 500, 200, 300। मैं लिख रहा हूँ इसको। सोचो एक फ्रेंड के पास, आपका एक बंदा के पास, बंदा ए के पास 700 एक बैंक में, 500 दूसरा बैंक में, 200 और 300, 4 बैंक में इतना इतना अमाउंट है। और बंदा बी के पास 1000, 100, 300 और 400, कितना हुआ? तो आप कंपेयर, अगर दोनों में आपको कंपेयर करना है कि कौन किसके पास ज्यादा पैसा है, आप क्या करोगे? ऐसा करोगे कि अच्छा बैंक अकाउंट ए में तुम्हारा 700 है, मेरा 1000 है, इसमें मेरा पास ज्यादा है। दूसरे में ऐसा करोगे कि बैंक अकाउंट 500 में तुम्हारे पास, मेरे पास 500 है, मतलब बैंक अकाउंट बी में मेरे पास 500 है, तुम्हारे पास 100 है। फिर दूसरा बैंक अकाउंट में मेरे पास 200, तुम्हारे पास 300, और चौथा बैंक अकाउंट में तुम्हारे पास 300, मेरे पास 400। ऐसे कंपेयर करोगे क्या? आपका लॉजिक क्या बताता है? आप क्या करोगे? आप बोलोगे अरे भाई इतना क्या डरना, पहले एक सबका समेशन कर लेते हैं। 700 500 कितना? 700 300 1000 500 200 5 6 7 1700। अब कर लिए क्या? इसके पास टोटल कितना है? 1700। और फिर आप क्या कर लिए? इसको भी गिनती कर लिए, 4 5 6 7 8। इसके पास कितना हुआ? 1800। अब बताए कि इसके पास ज्यादा है। ऐसा नहीं करोगे। सेम चीज फंडा यहां पर काम आता है। आप क्या किए, जितना भी पॉइंट से जितना भी शॉर्टेज डिस्टेंस है, हम लोग सबको सम कर लेंगे। फिलर है, जितना भी शॉर्टेज डिस्टेंस है पॉइंट से लेके लाइन तक, जितना भी डिस्टेंस है, छोटा छोटा डिस्टेंस 1000, सबको एक साथ सम कर लिया। अब उसके बाद एक दूसरा लाइन भी कंप्यूटर बनाया, ये एक लाइन है। अब इससे भी सब डिस्टेंस निकाल के सम कर लिया। अब देख रहा है कि इसका डिस्टेंस इससे ज्यादा कम है। क्या करेगा कंप्यूटर? इस लाइन को उड़ा देगा, इस लाइन को रखेगा। उसके बाद फिर से दूसरा लाइन ड्रॉ करके चेक किया कि इसका ज्यादा करीब आ रहा है, तो फिर ये अच्छा लाइन है। ऐसा चेक करते 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 लाइन, इसको एक अच्छा बेस्ट फिट लाइन मिलता है, जिसके बाद मतलब ये डिस्टेंस और बढ़ेगा भी नहीं। अब ये एक्चुअली काम कैसे होता है? जो इक्वेशन से काम होता है, ठीक है। ये इक्वेशन हम लोग, मैं तो यहां पर बता रहा हूं कि ये हर एक डिस्टेंस को सम कर लेते हैं, d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता? ऐसा नहीं किया जाता। क्या करते हैं? समेशन में ये लोग स्क्वायर करते हैं। मतलब ये जो छोटा छोटा डिस्टेंस है, इसका हर एक डिस्टेंस का, हर एक हजारों पॉइंट है तो हजारों डिस्टेंस, हजारों को छोटा छोटा एक एक स्क्वायर कर करके प्लस करता है। ऐसा काहे? ऐसा क्यों करता है? डायरेक्ट सम कर देगा। किसी के मन में लड्डू फूट रहा होगा कि भाई सम नहीं कर सकते क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव भी आ सकता है, कभी लाइन के नीचे चला गया नेगेटिव आ जाएगा।
तब उसके लिए मैं एक और आइडिया दे रहा हूं आपको, आप ये भी कर सकते थे, D1 का मॉड प्लस D2 का मॉड प्लस D3 का मॉड, ये भी कर सकते थे। ये क्यों नहीं किए, ये क्यों किए? दिस इज द बेस्ट एंड ओवर हीटिंग क्वेश्चन आस्क्ड बाई HR सिंस लास्ट 5 ईयर। किसी भी कंपनी जाओ, मशीन लर्निंग में जाओ, ऐसा तो पूछेगा, मशीन लर्निंग में ऐसा क्वेश्चन करेगा कि भाई हम लोग तो मॉड कर सकते थे, झमेला खत्म, सम ऑफ स्क्वायर क्यों किए, स्क्वायर करके क्यों सम किए? दिस इज वेरी गुड इंटरव्यू क्वेश्चन। किसी के पास आंसर है इसका? एक्चुअली क्या हो रहा है, जब मैं, आंसर समझ लो, जब मैं एक एक छोटा पॉइंट को स्क्वायर कर रहा हूं, सोचो भाई दो चीज है, दो एक्यूरेसी पॉइंट है। एक आपका डिस्टेंस मेजर किया, मैं सपोज कर रहा हूं एक छोटा डिस्टेंस मैं मेजर करके यहां पर मुझे मिल रहा है 43 और दूसरा मिल रहा है 42.999999999998। इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस हुआ, एक आम इंसान देख के क्या बोलेगा, भाई इतना क्यों नाटक कर रहे, डायरेक्ट 43 लिखना। लेकिन नहीं, कंप्यूटर के पास छोटा मतलब यही छोटा है, ये छोटा नहीं है। कंप्यूटर को यही सबसे छोटा लगेगा जो कि है, लेकिन हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं। लेकिन कंप्यूटर, दैट इज द मोस्ट मतलब प्रिसाइज थिंग, तो उसके पास ये लगेगा, ये छोटा है। तो अगर इतना लाइन फ्रैक्चर मतलब डिफरेंस है, अगर इसमें हम स्क्वायर कर लेते हैं, D1 स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये अगर छोटा है, इसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, नहीं, इसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, और 43 ये ज्यादा है तो इसका स्क्वायर और ज्यादा हो जाएगा। डिफरेंस में बोल रहा हूं, सोचो 2 है और 3 है, नॉर्मल लॉजिक, नॉर्मल एकदम नॉर्मल लॉजिक। मैं पर पूरा कचरा बना दिया, मैं साइड में कर रहा हूं। नॉर्मल लॉजिक, अगर आपके पास 2 है और 3 है, इस दोनों के बीच में डिस्टेंस आपका कितना हुआ, 1, डिफरेंस कितना हुआ, 1। कल को आप इसका स्क्वायर कर लिए, 2 2 4 और इसका स्क्वायर कर लिए, 3 3 9, डिफरेंस कितना बन गया, 5। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो, ये और छोटा बन गया, ये और बड़ा हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया, और मुझे आसानी से डिफरेंस दिख रहा है इसके बीच में, है कि नहीं? इतना समझ में आ रहा है? सो दैट इज वाई ये लोग मॉड नहीं करके सम ऑफ स्क्वायर करते हैं, ताकि डिफरेंस उभर के आए और मशीन मॉडल ज्यादा प्रीशियस बने। ओके, मशीन मॉडल ज्यादा प्रीशियस बने, इसके लिए ये लोग ऐसा काम करते हैं। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट पूछो यार, अभी थोड़ा जल्दी जाना है, ठीक है, अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज बाकी है। सो दिस इज व्हाट लीनियर रिग्रेशन। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन आज दिखाने का बात नहीं था, मतलब लॉजिस्टिक रिग्रेशन सिलेबस में नहीं है वर्कशॉप का, लेकिन थोड़ा सा दिखा देते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में सेम चीज, सोचो आपका रैंक दे रहा हूं मैं 2000, 200, उसके बाद दे रहा हूं 500, उसके बाद दे रहा हूं 1000, उसके बाद मैं दे रहा हूं 2000, उसके बाद दे रहा हूं 5000, और यहाँ पर मैं दिया नौकरी लगेगा, यस, उसके बाद फिर से दिया यस, फिर से यस, और ये हो गया आपका नो, ये हो गया आपका नो। तो ये भी भाई एक ग्राफ में काम होता है। दिस इज व्हाट वी कॉल सिग्मॉइड फंक्शन। ये आप लोग को ट्रेनिंग कोर्स में पूरा समझाया जाएगा, पूरा सब कुछ समझाया जाएगा। तो इसमें भाई ग्राफ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको देख के आइडिया लग जाएगा। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है, समथिंग दिस टाइम, ये बीच में होता है नो मतलब 0, यहाँ पर होता है प्लस और यहाँ पर होता है माइनस। आपका ये हो गया यस और यहाँ पर हो गया आपका नो। सोचो जितना भी अब जा रहा है, 200, 500, 1000, 200, 500, 1000, यस, उसके बाद जैसा ही चेंज हुआ, नो में गया, ये ऊपर चला गया, 2000, 5000, ये है आपका नो, ये आपका यस। कुछ ऐसे काम होता है। दिस इज व्हाट वी कॉल सिग्मॉइड फंक्शन। एक फंक्शन होता है y इज इक्वल टू 1/1 प्लस e टू द पावर -x।
दिस इज द पर्टिकुलर फंक्शन सिग्मोइड फंक्शन, ये आपका बहुत मैथ्स में चला आया था, ठीक है। ये सब चीज ध्यान से समझना पड़ता है। ये तो मैं आपको बस एग्जांपल दिया कि ऐसे काम करता है, आपको बस बता दिया कि कुछ इस प्रकार का होता है। कैसे काम करता है वो समझाने जाएंगे तो अब दिन लग जाएगा पूरा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लेकिन दिस इज अंडर क्लासिफिकेशन। नेमिंग उन लोगों के हिसाब से, नेमिंग उन लोगों के हिसाब से, दिस इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन, this is logistic regression, this is under classification problem. क्यों? Because the output is categorical type, clear, output categorical type है, the output is of categorical type, इतना क्लियर है। बस इतना फंडा समझ के रखो, समझ में नहीं आएगा तो रिकॉर्डेड लेक्चर एक और बार देखना, ठीक है। वो कल शाम कल तक मिल जाएगा आप लोगों को। और ये रहा आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन का फंडा, ठीक है। मैं यहाँ पर और ज्यादा आपको बता नहीं रहा हूँ, आप लोगों को आइडिया आ गया कि क्या होता है, ठीक है। समझ में किसी को अगर अभी भी नहीं आया तो पूछ सकते हो, नहीं तो आप वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, वो आप देख सकते हो। तो भाई हम लोग क्लासिफिकेशन में क्या समझे? क्लासिफिकेशन में हम लोग ये आप लोगों को बताएंगे, ये तीनों चीज का डिफरेंस है, ये हम लास्ट में बताएंगे, अभी एकदम लास्ट में। ये क्या चल रहा है? सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, अच्छा मैं थोड़ा अलग किया था, ठीक है ठीक है। ये रहा सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में हम लोग रिग्रेशन क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन में तो हम लोग क्या किए थे? लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लिनियर रिग्रेशन देख लिए। क्लासिफिकेशन में लॉजिस्टिक रिग्रेशन बोले थे, और क्लासिफिकेशन के अंदर एक और अच्छा एल्गोरिथम होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल डिसीजन ट्री एल्गोरिथम। दिस इज अंडर क्लासिफिकेशन टाइप प्रॉब्लम, कैटेगोरिकल। एग्जांपल आपको दे रहा हूं मैं, रिकमेंडिंग एप्स, ये समझना। रिकमेंडिंग एप्स मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप लोगों को कोई कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। मैं एक बार चैट चेक कर रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ये रहा, किसी को कोई डाउट तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, रिकमेंडिंग एप्स का क्या फंडा है? देखो, सोचो, दिस इज अ डेटा, दिस इज अ डेटा, ये आपके पास डेटा है, बस सोचो, दिस इज अ डेटा ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन। ये एक डेटा है जो कि, मतलब मैं छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, समझ नहीं लेना कि ये ओरिजिनल डेटा है, ये एक नॉर्मल एग्जांपल डेटा। ये डेटा में क्या है, मैं एज के हिसाब से और जेंडर के हिसाब से ऐप रिकमेंड कर रहा हूँ, एप्स रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। और ये डेटा बहुत ज़्यादा करेक्ट है, लेट अस कंसीडर ये डेटा बहुत करेक्ट है, ये बहुत ही अच्छा डेटा है, और इसमें मैं जेंडर और हिसाब से एप्स रिकमेंड कर रहा हूँ। तो मैं कल क्वेश्चन कर रहा हूँ आप लोगों को, बिटवीन जेंडर एंड एज विच वन सीम्स मोर डिसिसिव फॉर प्रेडिक्टिंग व्हाट ऐप विल द यूजर डाउनलोड। ये दोनों चीज में से कौन सा फील्ड, जेंडर या एज, कौन सा ज्यादा डिपेंड कर रहा है कि कोई किसी ऐप को यूज करे? जेंडर ज्यादा मैटर कर रहा है एप्लीकेशन में, या फिर एज ज्यादा मैटर कर रहा है? आप देख के बताओ, कोई भी आंसर दो मुझे देख के, आसान चीज है एकदम, छोटा मोटा आंसर बोलो क्या होगा। जेंडर है और एज है, ये दोनों में से कौन सा देखेगा, मतलब कौन सा ज्यादा डिपेंड कर रहा है, एप्लीकेशन को यूज कर रहा है तो उसमें कौन सा फील्ड ज्यादा मैटर कर रहा है? जेंडर ज्यादा मैटर कर रहा है या फिर एज ज्यादा मैटर कर रहा है? एज। परफेक्ट, क्योंकि देखो लगभग 15 और 15 के नीचे जितना भी है सब एक ही आप यूज कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो फीमेल है या फिर मेल है। इसका मतलब क्या है? एज ज्यादा डिपेंड कर रहा है, एज इज मोर डिसिसिव। तो डिसीजन ट्री कैसे काम करता है? डिसीजन ट्री में मैं कल को आपको बताया कि एज के अंदर पहले एल्गोरिथम चेक करेगा लेस देन 20,
अगर लेस देन 20 है तो रिकमेंड किसको किया? जब 20 साल के नीचे वाले को, 20 साल के नीचे वाले, लेस देन 20, 15, 12, 14, पोकेमॉन गो, देखो पोकेमॉन गो रेफर किया। उसके बाद फिर से क्या, ग्रेटर देन एज। अब जब ग्रेटर देन 20 है तब मशीन को क्या दिख रहा है कि भाई ग्रेटर देन 20 में लोग काफी सारे एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, स्नैपचैट यूज कर रहे हैं, गड़बड़ हो गया। अब दूसरा फील्ड आ गया, जेंडर। उसके बाद चेक कर रहे हैं, अच्छा तो 20 साल के नीचे व्हाट्सएप यूज कर रहा है, स्नैपचैट यूज कर रहा है, तो उसका जेंडर क्या बता। जेंडर जैसे मैं बताया कि फीमेल है, फीमेल क्या यूज कर रहा है, व्हाट्सएप यूज कर रहा है, और मेल क्या यूज कर रहा है, स्नैपचैट यूज कर रहा है। एग्जाम्पल है ये। तो डिसीजन ट्री ऐसे काम करता है, ये क्लियर है सबको डिसीजन ट्री कैसे काम कर रहा है। एज 20 के नीचे हुआ तो डायरेक्ट रिकमेंड कर दी, क्योंकि एक ही ऑप्शन है। उसके बाद 20 से ऊपर हुआ, 20 से ऊपर हुआ तो पूछ रहे भाई 20 से ऊपर तो काफी सारे लोग बहुत सारे एप्लीकेशन यूज करता है, तो दूसरा फील्ड बता। मैं बोला जेंडर, जो फीमेल है, जेंडर फीमेल है, तो जेंडर फीमेल है तो जेंडर फीमेल है तो व्हाट्सएप यूज कर रहा है, मेल है तो स्नैपचैट यूज कर रहा है। और ये डेटा सबसे पहले मैं एल्गोरिथम को या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम के पास मेरे पास है, और वो डेटा से कंबाइन करके मुझे बता रहा है कि काम क्या हो रहा है। अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल, अभी हम लोग एक गेम खेलेंगे, ये गेम खेलना मेरे साथ सब, ठीक है, इंटरैक्ट करना, इसमें तो मजा आएगा आप लोगों को। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डिसीजन ट्री एल्गोरिथम। एक्टिनेटर, पहले कोई नाम सुने हो? एक्टिनेटर खेले हो कोई इसके पहले? ये मजा आएगा, इसमें आप लोग बात करो। एक्टिनेटर खेले हो इसके पहले कोई? एक्टिनेटर, एक्टिनेटर क्या होता है? दिस इज द गेम। सो दिस हॉरिबल लुकिंग क्रिएचर इज एक्टिनेटर, और इसको सब कुछ पता है। आप किसी भी चीज के बारे में डिटेल्स दोगे, ये आपको बता देगा आप किसके बारे में बात कर रहे हो। जैसे जैसे मैं खेलते जाऊंगा वैसे वैसे मैं आपको समझाते जाऊंगा कि ये काम कैसे करता है। मैं बस प्ले में आया, और ये प्ले। चलो अभी मैं किसी, सोचो सिनेमा आर्टिस्ट या फिर किसी भी पॉलिटिशियन को मैं सर्च करना, मैं गया कैरेक्टर्स। अब मुझे कोई पॉपुलर किसी पॉलिटिशियन या फिर कोई भी मतलब एक्टर का नाम बताओ, एक्टर या एक्ट्रेस, किसी भी, कोई किसी भी नाम बताओ, जल्दी बताओ। एक्टर, एक्ट्रेस, पॉलिटिशियन, कोई भी, कुछ भी, प्लेयर, स्पोर्ट्समैन, कुछ भी बताओ। एक्टर का नाम नहीं पता किसी को? बताओ कोई भी। अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, ओके। अब देखो कैसे होता है। ये मुझे पूछ रहे, डज योर कैरेक्टर नोज हिंदी वेल? देखो मैंने पहले इसको लगा दिया क्या, इसके पास बहुत सारा डेटाबेस है। अब मैं इसको जैसे यस कर दिया, ये अंदर ही अंदर क्या किया किसी को पता है? जैसे ही मैं क्या किया, हिंदी स्पीक करता है कि नहीं, इसके पास जो कैटेगरी था हिंदी स्पीक करने वाला और फॉरेन लैंग्वेज स्पीक करने वाला, ये फॉरेन लैंग्वेज वाला कैटेगरी को हटा दिया। अब ये फॉरेन लैंग्वेज में कोई बात ही नहीं करेगा, मुझे कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, ये मुझे हर एक उसके बारे में पूछेगा जो कि हिंदी लैंग्वेज में काम करता है। अब पूछ रहे इज योर कैरेक्टर ए गेमर? जैसे ही मैंने नो किया, ये सारे गेमर्स को हटा दिया, गेमर्स वाला फील्ड को हटा दिया। अब ये इसके अंदर पूछ रहा है, गेमर्स को हटा दिया, विदाउट गेमर्स जो वो लोगों को पूछ रहा है। अब देखो पूछ रहा है इज योर कैरेक्टर फीमेल? मैंने बताया नो, फीमेल को अलग कर दिया, डेटाबेस आधा हो गया। अब मेल में कर रहे हैं, समझ में कैसे ऑप्टिमाइज करते करते काम हो रहा है। अब ये मेल में सर्च कर रहा है। इज योर कैरेक्टर फेमस बिकॉज ऑफ यूट्यूब? नो, यूट्यूबर को अलग कर दिया। इज योर कैरेक्टर एन एक्टर? यस, अभी एक्टर का लिस्ट में आ गया। इज योर कैरेक्टर मैरिड? अक्षय कुमार का शादी हुआ है क्या? मुझे नहीं पता, शायद हो गया है। यस, ये क्या कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पर यस, मैरिड है कि नहीं पूछ रहे। और डज योर कैरेक्टर अपीयर इन कभी खुशी कभी गम? अब मूवी से पूछ रहे हैं। अब इतना अंदर आ गया, ये इतना डीप में आ गया कि मूवी से पूछ रहे हैं। कभी खुशी कभी गम किसका मूवी था? मुझे नहीं पता। ये किसका मूवी है? इसमें अक्षय कुमार है क्या? नहीं, अक्षय कुमार नहीं है, तो नो। अब ये कभी खुशी कभी गम का सारे एक्टर को हटा दिया। डज योर कैरेक्टर फाइट इन मूवीज?
हाँ थोड़ा बहुत करता है, प्रोबेबली। इज योर कैरेक्टर करेंटली मोर देन 50 years old? अक्षय कुमार का एज कितना है? फिफ्टी फोर। देखो, जैसे ही मैंने ये किया 50 years के ऊपर चला गया ये। अब बता भी देगा शायद। इज योर कैरेक्टर डेड? नो। डज योर कैरेक्टर ओरिजिनेट फ्रॉम मोनाको? डोंट नो, नहीं पता मुझे क्या होता है। डज योर कैरेक्टर हैव फेमस सन? अक्षय कुमार का बेटा कौन है भाई? आरव कुमार? मुझे नहीं पता, ये लोग फेमस है क्या? मुझे नहीं पता, डोंट नो। डज योर कैरेक्टर हैव फैमिली? यस। इज योर कैरेक्टर मुस्लिम? नो। अलग कर दिया सब। समझ में आ रहा है? हैज योर कैरेक्टर प्लेड इन अ मूवी विथ रोबोट्स? देखो, रोबोट वाला मूवी नहीं आया था, रोबोट 2.0, उसमें अक्षय कुमार था। यस। इज योर कैरेक्टर फ्रॉम साउथ इंडिया? नो। इज योर कैरेक्टर वन ऑफ द मैगकॉन बॉयज? नहीं पता। डज योर कैरेक्टर राइड ड्रैगन्स? नहीं पता। इज योर कैरेक्टर सुसाइडल? नो। इज योर कैरेक्टर्स सरनेम कुमार? समझ रहे हो? यस। इज योर कैरेक्टर फ्रॉम मैपल स्टोरी? ये क्या है? पता नहीं क्या है, डोंट नो। समझे? अक्षय कुमार। अब जैसे ही ये मुझे बता दिया, इसके बाद मैं इसको जब यस बता दिया, इसका एल्गोरिथम और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। धीरे धीरे जितना ये बता रहा है और आपसे पूछ रहा है ये क्या मैं सही बताया, जैसे ही आप यस कर देते हो, इसका एल्गोरिथम और स्ट्रांग हो रहा है धीरे धीरे। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री क्लियर है? अब इसके बाद फटाफट आते हैं, रिग्रेशन तो हो गया, लीनियर रिग्रेशन हम लोग कर लिए, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, इसमें फटाफट आते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? अ, ये क्या? ओके, अब मैंने क्या बताया था? सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग अभी तक चल रहा था, एसएमएल सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। अब आएगा अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। ध्यान से समझना, जैसे सुपरवाइज सब लोग समझ गए हो, अभी सब आसान रहेगा। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होता है? दिस इज द एल्गोरिथम ऑफ मशीन लर्निंग, जहां पर हम लोग कंप्यूटर को या फिर मॉडल को ओनली इनपुट डेटा से ट्रेन करते हैं, कोई आउटपुट नहीं देते, और इसके बाद ये मुझे खुद आउटपुट देता है। ओनली इनपुट डेटा से ट्रेन करता है और कुछ नहीं देते। उसके बाद ये मुझे अपने आप आउटपुट देता है। अजीब लगा सुनने में? पहले तो भाई मैं बता रहा था 2 3 5, अभी मैं 5 वो भी नहीं बता रहा, तब ये 2 3 में काम नहीं करेगा। अब हर प्रॉब्लम के लिए हर एक टाइप का मशीन लर्निंग है। जैसे अगर मैं 2 3 इनपुट इसमें दिया, ये काम ही नहीं करेगा, क्योंकि भाई कोई ऑरिजिन ही नहीं हुआ इसका। 2 3 दिया, क्या समझेगा? इंसान भी नहीं समझेगा। 2 3 दे दिए, अब मैं क्या बताऊं इसका? मल्टीप्लिकेशन बताऊं, डिवीजन बताऊं? तो इसमें दूसरा काम होता है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में दूसरा काम होता है। इसमें कोई सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डेटा कैलकुलेशन वाला काम नहीं होता, इसमें दूसरा काम होता है। इसमें क्या काम होता है? इसमें आपका काम होता है
इसके अंदर में फिर से मैं बताया था दो फील्ड्स था, क्लस्टरिंग और एसोसिएशन, दोनों के बारे में बताऊंगा। ये क्या काम करता है मैं बताता हूँ। ओके, गूगल फोटोज कौन कौन यूज करते हो? गूगल फोटोज बताओ जल्दी से, गूगल फोटोज यूज करते हो? क्योंकि मुझे रेफर करना है एक चीज। गूगल फोटोज जो यूज करते हो, वो कभी ये देखो, जो फोटो तुम खींच रहे हो उसके नाम से एक अलग सा फोल्डर बन जा रहा है, उसका फोटो का एक अलग सा प्रोफाइल बन जा रहा है गूगल फोटोज में। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बस फोटो खींच रहे हो, लेकिन गूगल प्रोफाइल में फेस के हिसाब से अलग अलग फोटो बन जा रहे हैं। ये नोटिस किए हो? ये नोटिस किए हो तो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ क्लस्टरिंग। आप सिर्फ फोटो खींच रहे हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो, वो आपके मुंह देख के मुंह के हिसाब से अपने आप ग्रुपिंग कर ले रहे हो। क्लस्टरिंग मीन्स ग्रुपिंग, आप ग्रुपिंग कर रहे हो, यू आर एक्चुअली ग्रुपिंग समथिंग। सारे लाल बॉल को अलग कर दिया, सारे ग्रीन बॉल को अलग कर दिया, यू आर ग्रुपिंग। एग्जाम्पल दूंगा सब समझ में आ जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल क्लस्टरिंग। वो मशीन लर्निंग में कुछ ऐसा दिखता है, देखो हरा रंग का, रेड कलर का, येलो कलर का। फटाफट से एक एग्जाम्पल में आते हैं। दिस इज अ पिज्जा कंपनी। तो पिज्जा का मार्केट है, यहाँ पर आपको नौकरी लग गया, पिज्जा बनाने वाला नहीं, कोई मशीन लर्निंग साइंटिस्ट जैसा। ये आपको, इसका सोचो हेडक्वार्टर्स कहीं बाहर है, और ये आपको प्रोजेक्ट इंचार्ज बना के कोलकाता भेजता है। कोलकाता भेजने के बाद आपको बोलता है आपको कोलकाता में 3 आउटलेट्स निकालना है, 3 आउटलेट्स आपको लगाना है। मतलब द पिज्जा कंपनी का 3 आउटलेट्स आपको बनाना है, 3 दुकान आपको बनाना है। आप कहाँ बनाओगे? कोई एरिया सिलेक्ट करो, मुझे कोई एरिया बताओ मुझे, आप कहाँ बनाओगे? बोलो। आपको, आप प्रोजेक्ट इंचार्ज हो और आपको वो बनाना है, आपको मतलब समथिंग, वो आपको 3 दुकान बनाना है पिज्जा कंपनी को। आपको पिज्जा कंपनी, ये जो कंपनी है, आपको प्रोजेक्ट इंचार्ज करके भेजा है और आपको यहाँ पर आके कंपनी बनाना है। आप कहाँ बनाओगे? आपको नहीं पता। क्या होता है इसमें? आप क्या किए, दूसरा कंपनी जो पिज्जा का कंपनी है, पिज्जा हट वगैरह हो गया, डोमिनोज वाला हो गया, आप इनका डेटा निकालें। डेटा निकालने के बाद, डेटा निकालने के बाद आप ये देखें कि ये लोगों का यूजर सबसे ज्यादा किधर है, सबसे ज्यादा यूजर्स ये लोगों का कहाँ कहाँ से आता है। ये जब आप पॉइंट्स मैप में प्लॉट किए, आपको सपोज ये 3 पॉइंट्स मिला, ये सेट ऑफ पॉइंट्स, ये सेट ऑफ पॉइंट्स और ये सेट ऑफ पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स आपको मिला। और ये पॉइंट्स में बहुत नियरेस्ट दिखा रहा हूँ, लेकिन ये सोचो पॉइंट्स बहुत दूर है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट साइड आपका 500 मीटर 600 मीटर का दूरी है। आपको ये 3 पॉइंट्स मिला। अब मशीन लर्निंग यहाँ पर एंट्री मार के बोलता है क्लस्टरिंग में हम क्या करते हैं। क्लस्टरिंग में आप क्या करोगे, तीनों पॉइंट्स को एक ओरिजिन दे दोगे कि इस रीजियन का पॉइंट्स येलो, इस रीजियन का पॉइंट्स ब्लू और इस रीजियन का पॉइंट्स ग्रीन। ये 3 मशीन अपने आप से डिफाइन करके डाल देगा। काम कैसे होता है वो समझो बस, मतलब कैसे होता है वो नहीं समझो, मतलब क्या हो रहा है वो समझो। 3 अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब मशीन क्या किया, हर एक पॉइंट, हर एक पॉइंट से ये सब पॉइंट का एक मीन पॉइंट निकाला और ऐसे प्लॉट किया। हर पॉइंट का एक मीन पॉइंट निकाला, निकाल के यहां पर प्लॉट किया। मैं आपको क्या बताऊं यहां से, हाँ, ये पॉइंट का सोचो, ये सब पॉइंट को मिला के एक मीन पॉइंट, इसका और इसका मीन पॉइंट यहाँ पर आया। ये पूरा पर्टिकुलर सेट और ये पूरा पर्टिकुलर सेट का मीन पॉइंट सोचो यहाँ पर, ये पूरा पर्टिकुलर सेट और ये पूरा पर्टिकुलर सेट का यहाँ पर, और ये पूरा पर्टिकुलर सेट और ये पर्टिकुलर सेट का यहाँ पर बीच में 3 मीन पॉइंट बनाया। अब इसके बाद मशीन क्या करेगा, जैसे ही मीन पॉइंट आ गया, मीन पॉइंट आ गया तो ये येलो इस येलो ओरिजिन का, ब्लू इस ओरिजिन का और ग्रीन इस ओरिजिन का। ये क्या करेगा, हर एक पॉइंट से ये इसका मीन निकालेगा, हर एक पॉइंट से, हर एक पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालेगा और फिर से मीन निकालेगा। हर एक पॉइंट से इसका नियरेस्ट डिस्टेंस निकालेगा और स्कैन करेगा कि इसका नियरेस्ट पॉइंट्स कहाँ कहाँ है। ये सबका नियरेस्ट पॉइंट जब इसको मिला कि अरे ये पॉइंट से ये नियरेस्ट है और साथ में ये कुछ पॉइंट्स भी इसके नियरेस्ट है,
तो मशीन क्या किया, इस कुछ पॉइंट्स को भी येलो का ओरिजिन दे दिया ऐसे। सिमिलरली यहाँ पर इसको लगा भाई ये तो इसके नियरेस्ट है, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स भी इसका नियर, मतलब ये तो ब्लू में था और ये कुछ पॉइंट्स भी इसका नियरेस्ट है, तो इसको भी ब्लू कलर कर दिया। अब जैसे ये हो गया, ये होने के बाद जैसे निकला, अब इसके बाद ये क्या करेगा, ये तीनों में से मीन निकालेगा। ये हर एक पॉइंट का, ये पूरा ये वाला सेट ऑफ पॉइंट्स और ये वाला सेट ऑफ पॉइंट्स, समझो ये वाला सेट ऑफ पॉइंट्स और ये वाला सेट ऑफ पॉइंट्स, ये सब पॉइंट्स का, इसे छोड़ के, ये मेन पॉइंट है, इसे छोड़ के सब पॉइंट का मीन निकालेगा। तो ये पॉइंट का मीन, ये पॉइंट का मीन कुछ यहाँ पर आएगा, सिमिलरली इसका कहीं यहाँ पर आएगा और इसका कुछ यहाँ पर आएगा। देखो मशीन क्या करेगा, ये पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट कर देगा, शिफ्ट कर दिया, फिर से सेम काम, फिर से अब यहाँ पर करने के बाद ये ढूंढ रहा है कि इसका नियरेस्ट पॉइंट अब कहाँ पर हुआ। अब देख रहा है कि ये पॉइंट के साथ ये जो पॉइंट था ये भी इसका नियरेस्ट पॉइंट है, ठीक है। अब देख रहा है ना यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर जिसको नियरेस्ट पॉइंट पकड़ा था, देख रहा है ब्लू का नियरेस्ट पॉइंट ये तो येलो आ गया, ये क्या करेगा, फिर से येलो को ब्लू का ओरिजिन दे दिया और उसके बाद फिर सेम काम करेगा, तीनों का मीन निकालेगा। मीन निकालने के बाद देखो इसका मीन यहाँ पर आया, इसका मीन यहाँ पर आया और इसका मीन यहाँ पर आया और ये मेन पॉइंट को यहाँ यहाँ शिफ्ट कर दिया। फिर से उसके बाद वो सेम काम किया कि इस पॉइंट का शिफ्ट करने के बाद फिर ढूंढ रहा है कि इसका नया नियरेस्ट डिस्टेंस वाला पॉइंट था। उसके बाद इस पॉइंट को मिल रहा है कि यहाँ पर नियरेस्ट डिस्टेंस है, यहाँ नियरेस्ट डिस्टेंस है, फिर इसको भी ब्लू का ओरिजिन दे देगा, ब्लू का ओरिजिन दे दिया। अब तीन पॉइंट्स जब एकदम इक्वल परफेक्ट बन गया, इसके बाद फिर से ये सारे पॉइंट्स जो छोटा छोटा पॉइंट था, फिर से इस पॉइंट का मेन निकाला, निकाल के देखा कि इसका मेन जो पॉइंट है वो यहाँ बीच में कहीं आ रहा है, फिर से ये मेन पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दिया और यू गेट द फाइनल लोकेशन टू क्रिएट योर 3 आउटलेट्स। समझे? सबसे पहले मशीन ये पॉइंट्स देख के रैंडम 3 पॉइंट्स ले लिया, यहाँ यहाँ यहाँ, उसके बाद इस पॉइंट से मेन मतलब नियरेस्ट पॉइंट ढूंढ रहे, यहाँ मिला, उसके बाद फिर से नियरेस्ट पॉइंट मिलने के बाद इसको ओरिजिन दे दिया, देने के बाद इसका और इसका दोनों का मिला के मीन निकाला, मीन निकालने के बाद इसको मिला कि मेन पॉइंट यहाँ होना चाहिए, फिर से ये मेन पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दिया, करते 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 लास्ट में एक ओरिजिनल पॉइंट आएगा एंड दैट इज योर पॉइंट ऑफ आउटलेट एंड दैट इज व्हाट वी कॉल क्लस्टरिंग। अभी जो मैं कराया इसका रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, ध्यान से एक और बार देखना, समझ जाओगे। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो समझ जाओगे, किसी को डाउट है तो वो अभी पूछ सकते हो यहाँ पर इन दिस पर्टिकुलर फील्ड क्लस्टरिंग में कुछ डाउट है तो कठिन मत समझो, अगर समझ में आ जाएगा तो कुछ टफ नहीं है, नथिंग इज टफ, समझ में आना चाहिए। अगर अभी टफ लगेगा तो हमेशा टफ लगेगा। ओके, तो हम लोग एकदम लास्ट में पहुंच गए हैं और अभी मैंने एक चीज बताया था, कल बताया था, ये फील्ड में ये एक्चुअली तीनों का कंपैरिजन, अभी रीइंफोर्समेंट लर्निंग बताऊंगा थोड़ा सा, अब इसके बाद समझ में आएगा आपको। वही सबसे ज्यादा मतलब समझने में मजेदार है, मतलब सुनने में मजेदार लगता है लेकिन करने में थोड़ा टफ है। तो कल मैंने क्या बताया था कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ये तीनों छोड़ के भी एक और होता है, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। ये थोड़ा हाई एडवांस में है लेकिन मैं फिर भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो समझ में आएगा। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग समझ में आया, अनसुपरवाइज्ड भी आया। सुपरवाइज्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज में डेटा देकर उसको ट्रेन कर रहे हैं। अनसुपरवाइज्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं, बस इनपुट ले रहे हैं। सोचो फोटो है, फोटो का इनपुट लिया और उसको क्लस्टर करते हैं, मतलब ग्रुपिंग कर दिया, दैट इज सिर्फ इनपुट से काम चल रहा है। गूगल फोटोज में वही एग्जांपल, जब आपका फोटोज का देखना अलग अलग फोल्डर बना देगा, देखा कभी कभी उसके बाद आपसे नाम पूछेगा, बोलेगा ये जो फोल्डर है इस पर्टिकुलर पब्लिक का नाम क्या है, आप बताएं मेरे पापा है। अब उसके बाद गूगल क्या करेगा, हर एक उस फोटो को अपना पापा का लेबल कर देगा। ये जो लेबल कर रहा है ये सुपरवाइज्ड लर्निंग का एग्जांपल हो गया कि वो डेटा बना देगा, वो एक नॉर्मल डेटा से एक यूनिफाइड डेटा बना रहा है। मतलब सोचो ये जो लेबलिंग का काम है कि ये जो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं ना, तुम जब बताए एक फोटो, वो फोटो क्लस्टर किया हुआ है, मतलब ग्रुप किया हुआ है कि ये चेहरा सिमिलर दिखता है। उसके बाद गूगल आपसे पूछ रहे हैं कि इसका नाम क्या, अब जैसे ही बताया मेरे पापा है, वो क्या किया, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, वो फोटो को क्लासिफाई कर लिया, लेबल कर लिया,
कि ये फोटो जहां पर भी आएगा ये इसका पापा है। समझे? दिस इज द एग्जांपल ऑफ सुपर सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग प्रॉब्लम। ठीक है, एग्जांपल समझ में आना चाहिए बस। अब हम लोग एकदम एंड तक आ गए हैं और इसके बाद जो लास्ट एकदम चीज है वो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, टेस्ला, इसको सुनना थोड़ा। तो पहले पढ़ लेते हैं ये डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है घटिया सा। रीइंफोर्समेंट लर्निंग एम्स एट यूजिंग ऑब्जर्वेशन गैदर्ड फ्रॉम द इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट to take action that would maximize the reward to minimize the risk. Reinforcement learning algorithm called the agent continuously learns from the environment in an interactive fashion. एग्जाम्पल सुनो बस। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको। इतना कुछ हुआ आपको। अभी क्या क्या पता चला? सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में एल्गोरिथम मॉडल जिसको इनपुट और आउटपुट देके ट्रेन करते हैं और उसके बाद इनपुट देने से आउटपुट देते हैं। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में क्या होता है? एल्गोरिथम मॉडल। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में एल्गोरिथम है जो मॉडल को हम बस इनपुट देते हैं। मतलब पिक्चर जब हम क्लिक कर रहे हैं गूगल फोटोज में, सिर्फ क्लिक कर रहे हैं, गूगल अपने आप से अलग कर रहे हैं, वो मुझे डायरेक्ट आउटपुट देता है। ग्रुपिंग हो गया। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है? हैरानी वाली बात है। तो दिस इज द एल्गोरिथम ऑफ मशीन लर्निंग जहां पर आप मॉडल को कुछ नहीं प्रोवाइड करते और ये ऑटोमेटिक आउटपुट देता है आपको। जस्ट लाइक ए ह्यूमन इंटेलिजेंस। ये आ गया आपका एकदम हाई इंटेलिजेंस। शोपिया, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, आप कुछ नहीं देते। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, आप कुछ नहीं करते, ना इनपुट देते हो ना आउटपुट देते हो। ये बस आपको डायरेक्टली आउटपुट देते हैं। एग्जाम्पल है एक छोटा सा बच्चा। कोई एक छोटा बच्चा है, ठीक है, एक साल का, उसको कुछ आता नहीं है। वो बच्चा चल रहा है धीरे धीरे, चलते चलते कहीं पर पत्थर में गिर गया, उसको चोट लगा। उसे समझ में आया कि दोबारा मुझे ये नहीं करना है क्योंकि यहाँ गिरने से चोट लगता है। फिर से वो बच्चा बड़ा हो रहा है, ठीक है। बड़ा होते होते फिर जब वो पत्थर आएगा, उसको पता चल गया कि मुझे ये पत्थर में पैर नहीं रखना, मैं गिर जाऊंगा, साइड से चला जाएगा। जस्ट लाइक इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है कि हम लोग एक मॉडल है, मॉडल को रिवॉर्ड सिस्टम में रखते हैं। रिवॉर्डिंग सिस्टम क्या होता है? जब मॉडल को मैं बोलता हूं, मशीन लर्निंग मॉडल को मैं बोलता हूं तुम काम करो, गलती हुआ तो मार पड़ेगा, अच्छा हुआ तो चॉकलेट पड़ेगा। मशीन पूरा अपना एक्सपीरियंस से पूरा चीज सीखता है। मशीन गलती करेगा, मैं उसको पेनलाइज करूंगा। गलती किया, पेनलाइज हुआ। जैसे मैं गलती में पेनलाइज किया, वो फिर से वो गलती नहीं करेगा, दूसरा यूज करेगा। जैसे ही कोई अच्छा काम करके मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा। जैसे छोटा बच्चा, उसको पता चलेगा कि मैं फेल किया तो पापा मुझको मारेगा, अगर मैं पास किया या फिर अच्छा नंबर आया तो मुझे चॉकलेट मिलता है। रिवॉर्डिंग सिस्टम, अच्छा काम कर रहा हूं मैं रिवॉर्ड दे रहा हूं। ऐसे काम करता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मॉडल। समझ रहे हो कहां पर इंटेलिजेंस गया है? कि एनवायरनमेंट से सीखता है। जस्ट लाइक ए ह्यूमन। सेल्फ ड्राइविंग कार एनवायरनमेंट से सीखता है। गाड़ी जा रहा है, ये गाड़ी है, मुझे यहाँ पर धक्का नहीं मारना। एक एग्जांपल दिया था मैं आपको इसका। ये आपका है मॉडल वर्किंग एआई। ये देखो, ये गूगल का एक एल्गोरिथम है। दिस इज अ मॉडल, ये चलना सीख रहा है। ये सोचो, वही रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मॉडल ऐसा होता है। मैं आपको बस एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है, ये मत समझना कि ऐसा मॉडल बनाना पड़ेगा आपको। दिस इज एन एग्जांपल कि एक मॉडल पहले शुरू में ऐसा है, इसको कुछ आता नहीं है, ये धीरे धीरे जाएगा, गिरेगा, फिर सीखेगा। देखो जा रहा है, धक्का लगा इसको, अब इसको पता चला कि मुझे ये नहीं करना, ये कूद रहा है, देखो गिर गया। अब फिर से ये धीरे धीरे सीख रहा है, देखो
देखो ये दौड़ना सीख रहा है, दौड़ रहा है, देखो स्पीड बढ़ रहा है इसका। अब देखो ये जंप, ये देखो देखो ये जा नहीं पा रहा है, ये सीख रहा है। अब इसके बाद चला जाएगा, सीखा, देखो देखा, पहले धक्का लगा रहा था, अभी सही जा रहा है। ये समझ में आया कि कैसे काम करता है। सो दिस इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मॉडल। तीनों लर्निंग समझ में आया? किसी को कोई डाउट इन दिस पर्टिकुलर एंड ऑफ टाइम बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट चैट में लिखो या फिर अनम्यूट करके बताओ, पूछो। इसमें क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली क्वेश्चन ये अराइज करता है, हाउ टू बिकम अ मशीन लर्निंग इंजीनियर। आपको क्या क्या डेवलप करना है अपने आप में। तो पहला हो गया आपका एनालिटिकल स्किल्स, आपको देख के समझ में आएगा, आपका एक इंटेलिजेंस कि आपको कैसे करना है, वो आपका खुद का बात है कि मैं इस चीज को ऐसे करूंगा या फिर मैं इस चीज को ऐसे करूंगा, वो आपकी बात है। आपका एनालिटिकल स्किल्स हाई होना चाहिए, आपको मैथमेटिक्स अच्छा से आना चाहिए, मैथमेटिक्स आपको धीरे धीरे समझना चाहिए, और प्रोग्रामिंग स्किल आपका होना चाहिए। तो ये जो सारे स्किल्स है, इसके लिए आपको करना पड़ता है ट्रेनिंग कोर्स। अगर आप कोई भी कुछ कहीं पर भी कुछ मतलब किए नहीं हो पहले, ठीक है, ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ता है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, दिस इज आवर साइट जहाँ पर कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोर्स कराया जाता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोर्स जिसका कि मार्केट में या फिर एचआर में या फिर इंटरव्यू में वैल्यू रहता है। आप सीवी में ये 100% दिखा सकते हो और आपका 100% वैल्यू है। सीवी बोलो, लिंक्डइन प्रोफाइल, कोई आपका रियोन प्लेटफॉर्म में आप दिखा सकते हो। तो हम लोगों का ट्रेनिंग कोर्स अभी मतलब मशीन लर्निंग का जो आपको कोई प्रोफेशनल आके पढ़ाएगा, ठीक है, इसमें हर एक चीज़ में ये सब मैंडेटरी रहता है। ये मेंटरशिप प्रोग्राम ये मैंडेटरी रहता है। इंडस्ट्रियल बेस्ड करिकुलम होता है। इंडस्ट्री में जैसे काम होता है वैसे ही हम लोग भी पढ़ाते हैं। वैसे रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स बनाते हो। मूवी रिकमेंडर, एक रिकमेंडर होता है जो कि मूवी रिकमेंड करता है, ठीक है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, काफ़ी सारे, सेल्फ ड्राइविंग कार, ठीक है, 24/7 डाउट क्लियरेंस, पर्सन टू पर्सन। रिकॉर्डेड लेक्चर तो रह जाएगा, हर चीज़ का रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। ये कोई नहीं कराता जो हम लोग कराते हैं। प्रोफाइल बिल्डिंग, सबको जॉब रेडी बनाते हैं हर एक ट्रेनिंग कोर्स में। हर एक प्रोफाइल जो एचआर लोग देखते हैं या फिर जॉब के लिए ज़रूरत है, गिटहब प्रोफाइल, पोर्टफोलियो, वेबसाइट, रिज्यूमे, वन टू एंड हैंड्स ऑन करवाते हैं, हैंड्स ऑन बनवाते हैं। कैसे रिज्यूमे बनाया जाता है अच्छा से, जो कि सिलेक्टेड होता है बड़ा बड़ा जगह पर, ठीक है। ई रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल, पूरा प्रोफाइल बिल्डिंग करवाते हैं। और कुछ एक्सपोश्योर्स रहता है, ठीक है। इसमें हम लोग हैकाथॉन्स करवाते हैं बीच में। आपको मशीन लर्निंग में कोई लास्ट में ट्रेनिंग के बाद जब आप सब सीख जाते हो, आपको कोई काम दिया जाता है, आप अगर वो कर देते हो तो आपको ट्रॉफी मिलता है, प्राइज मिलता है, ये सब चीज़ मिलता है। क्विजेस होता है, गेस्ट लेक्चर होता है। कोई बड़ा कंपनी में जो मशीन लर्निंग में काम कर रहा है या फिर किसी में भी जाओगे, वेब डेवलपमेंट बोलो, तो जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है उस पर्टिकुलर फील्ड में, वो आता है, आके आपको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस देता है। सॉफ्ट स्किल सबसे बढ़िया चीज़, ये जो चीज़ है, आप बात करते हो, इंटरेक्ट करते हो, जिससे आपको बात करने का कॉन्फिडेंस आता है। आपको आता है लेकिन आप एचआर के सामने बात नहीं कर पा रहे हो, पूरा गया सब कुछ, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। और हर ट्रेनिंग कोर्स के साथ हम लोगों का वो ये तो जाता है, ये मैंडेटरी है, जो कि कोई नहीं देता। ये एक अपने आप में एक कॉन्फिडेंस है, ये एक यूनिफॉर्म जाता है, ये कॉन्फिडेंस है कि मतलब नहीं करना है हमको आगे, ठीक है। ये छोटा छोटा चीज़ सब किसी के पास रहता है तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि वी शुड डू, ठीक है। सो यूनिफॉर्म जाता है आपके पास, और उसके बाद लाइव क्लासेस होता है, प्रोफाइल बिल्डिंग होता है, वीडियो लेक्चर, और जो आपको मिलता है 1 मंथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो कि ISO सर्टिफाइड है और जो कि किसी भी कंपनी में वैलिड है। और आप लाइव इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट करते हो, लाइव प्रोजेक्ट करते हो, और आपको उसका प्रोजेक्ट कंप्लीशन लेटर भी मिलता है, जो कि सबसे ज़्यादा मैटर करता है किसी भी इंटरव्यू में। आप प्रोजेक्ट लेटर दिखा पाओगे कि मैं ये प्रोजेक्ट किया था। पूरा इंडस्ट्रियल होगा सब कुछ। आप यहाँ पर व्यू में जाके पूरा चीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको साइट का लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे मिनिमम रेट में ये वाला है, और ये यहाँ पर पूरा आपका सिलेबस दिया गया क्या क्या कराया जाएगा, ठीक है। और रहा बात आज का जो मशीन लर्निंग का वर्कशॉप हुआ, ये वर्कशॉप का अगर किसी को सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेट है, ISO सर्टिफाइड है, तो आपको 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप पे कर चुके हो
तो आपको दोबारा नहीं पे करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट कल या परसों तक मिल जाएगा, ठीक है। और अगर जो सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ये ISO सर्टिफाइड है और ये किसी भी रियोन्ड जगह पर आप यूज़ कर सकते हो, ये वैलिड है। कॉलेज में दिखा सकते हो और लिंक्डइन में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये रिज्यूमे में डाल डाल सकते हो, रिज्यूमे में भी डाल सकते हो, वर्कशॉप्स में डाल सकते हो, ठीक है। कहीं पर भी ये डाल सकते हो क्योंकि ये ISO सर्टिफाइड है। आपको जैसे ये मिलता है और ये वेरीफाइड है, इसीलिए इसका प्राइस है, ठीक है। वेरीफाई में जब जाओगे आप, यहाँ पर सर्टिफिकेट का ID मिलेगा, वो ID आप डालोगे तो ये आपका वेरीफाई होकर दिखा देगा आपका पूरा डिटेल्स, और इसी का वैलिडिटी है, ये लाइफ टाइम वैलिड रहता है आपका, ठीक है। तो सर्टिफिकेट का पेमेंट लिंक भी आपको शेयर कर दिया जाएगा, किसी को सर्टिफिकेट चाहिए तो, और साइट का लिंक भी भेज दिया जाएगा, आप जाओ एक्सप्लोर करो, ठीक है, चीज़ों को देखो क्या क्या चीज़ है। और आज का वर्कशॉप यहीं पर ख़त्म होता है। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो, और डाउट नहीं है तो यू कैन लीव, द क्लासेस होगा।